हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएलवी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो एवरीवन इज फाइन। तो बेसिकली आज अपने इस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। और आप लोग अपने कल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आज ही ले लीजिए। ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि डू गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम। ओके। बेसिकली चिल होके एग्जाम देना। ठीक है। आपने जितना पढ़ा है वो पेपर में जब आए आपके सामने, मेक श्योर आप वो चीज़ें गलत ना करो। ठीक है। और अगर पेपर आप लोगों को देखने में लगता है यार टफ है, तो अगर आपने सच्ची में पढ़ाई करी है और अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों को भी टफ लगेगा, जिन्होंने मतलब जो अदर स्टूडेंट्स होंगे उनको भी टफ ही लगेगा। ठीक है। तो वहाँ पे घबराना नहीं है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक, चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बीसीजी वैक्सीन इज गिवन। मतलब इनमें से कौन सी जो रोग है उसके लिए बीसीजी नाम की वैक्सीन दी जाती है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है। तो बीसीजी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन नामक वैक्सीन होती है, जो बेसिकली किस चीज़ के लिए दी जा रही है? जो बेसिकली दी जा रही है आपका बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ। देखिए यहाँ पे बैसिलस लिखा है ना, तो ये जो बैसिलस है, बैसिलस का मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज। अब देखिए इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज है? अस्थमा है क्या? नहीं, ये फंजाई के कारण होता है, फंगल डिजीज है ये। चिकन पॉक्स है क्या? नहीं, चिकन पॉक्स आपका वेरिसेला वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण हो रहा है। ओके। पोलियो आपका पोलियो मलाइटस वायरस के कारण हो रहा है। ओके। और तपेदिक ये आपका किसके कारण हो रहा है? ये आपका क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ठीक है। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे अगर आपने आज छू कर दिया तो सामने वाले के ऊपर गया, वहां से उसके श्वसन नली में, ठीक है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करेगा और उसको भी टीबी कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे टीबी जो है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस की अगेंस्ट जो है बीसीजी नामक वैक्सीन डेवलप की गई थी। ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है। और ये जो आपकी बीसीजी वैक्सीन है, ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? यहाँ पे जो कैलमेट और ग्यूरिन नाम लिखे हैं ना, ये आपके वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये जो आपकी बीसीजी नामक वैक्सीन है, ये आपकी जो होगी, इसमें क्या रहेगा कि जो भी मेथोडोलॉजी है वो क्या है? तो देखो, जब आपका ये बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है ना, इसके अंदर एक यही जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, एक वीक बैक्टीरिया इंसान के शरीर के अंदर इंसर्ट किया जाता है। और उसको इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? इंसर्ट करने के बाद इंसान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? उसको उसके शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। इनमें से कौन सा एक नोबल गैस नहीं है? नियॉन है, क्रिप्टन है, आर्गन है या ऑक्सीजन है? तो नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ऑक्सीजन में से नोबल गैस कौन सी है? देखो, नोबल गैस ग्रुप नंबर 18 आ जाता है। ग्रुप 18 आ जाता है जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। कौन कौन से? हीना, नीना और करीना, एक्स रेडेड अगेन। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और ऑर्गनेसॉन। तो अब यहाँ देखो, क्या नियॉन है? यस। क्रिप्टन है? यस। आपका आर्गन है? यस। ऑक्सीजन है क्या? नहीं, ऑक्सीजन आपका चैल्कोजन है। ठीक है। चोकिंग वो हो जाएगा ये। ठीक है। सॉरी, चोकिंग वाला तो आपके निक्टोजेंस होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका चैल्कोजन। चैल्कोजन कौन है? जो आपका ओर प्रोड्यूसिंग है, ओ प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स है। ठीक है। तो चैल्कोजन हो जाता है आपका ये ऑक्सीजन। ठीक। चलिए, तो नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस जो होंगी वो कभी भी क्या करेंगे? इनका क्यों बोलते हैं इनको नोबल गैस? दीज आर इनएक्टिव या अनरिएक्टिव गैसेस हैं, अनरिएक्टिव हैं।
रिएक्शन नहीं करेंगी। दूसरी चीज क्यों ये अनरिएक्टिव है? बिकॉज आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो कॉल्ड सियानोकोबैलामीन। सियानोकोबैलामीन इनमें से किसको कहा जाता है? B1 नहीं, B1 को थायमिन कहा जाता है। B6 को आप लोग क्या कहते हो? पिरिडॉक्सिन कहते हो। B12 होता है आपका सियानोकोबैलामीन, और B3 क्या हो जाता है? नियासिन या नियासिनामाइड हो जाता है। थियामिन की कमी से बेरी होता है, पिरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया होगा, और नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जो कि एक चर्म रोग है। ओके, सियानोकोबालामीन जो है इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये बात। और दूसरी चीज़, ये हमारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं मिलता, नॉट फाउंड इन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, नॉट फाउंड इन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स या कुछ ना कुछ आपके एनिमल प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये जो विटामिन B12 है इसकी कमी पूरी हो जाती है। इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है? परनीशियस एनीमिया होता है। देखिए, ये जो आपका विटामिन बी फैमिली है ना, इसमें से B6, B12 और B9, इन तीनों में से तीनों के ही कारण क्या होगा? आपको एनीमिया होता है। ओके, चलिए, तो परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अनीमिया यहाँ पे हो जाता है। चलिए, अभी अगला आ जाता है आप लोगों के लिए। और हाँ, ये जो आपका विटामिन B12 है ना, ये आपका पार्शियली फैट सोल्यूबल होता है। ओके, और इसी वजह से हमारे लीवर में भी स्टोर हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, द मिनरल कार्नोटाइट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। देखिए, आप लोगों से कई बार आपके पेपर के अंदर वो पूछ लिए जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मिनरल है ये किसके अंदर पाया जाता है, या फिर इस मिनरल से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, या इसमें से किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि मिनरल का मतलब क्या है, कि ये एक हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर से हम किसी भी पर्टिकुलर एक मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो कार्नेटाइट है, ठीक है, ये कार्नेटाइट किस चीज का अच्छा स्रोत है? ये आपका यूरेनियम का अच्छा स्रोत हो जाता है। यूरेनियम का एक और अच्छा स्रोत है जिसको हम पिच ब्लेंडे कहते हैं। ठीक है, तो ये दो जो है वो क्या है, वो आपके यूरेनियम के स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है? नेक्स्ट चीज की मैडम, हम अगर कॉपर के स्रोतों की बात करें, तो कॉपर के कौन से स्रोत हो जाते हैं? तो कॉपर के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग अदर ओर्स हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या बोलते हैं, मिनरल, दोनों में क्या फर्क है? कोई बच्चा यहाँ पे आप लोग इवन कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ये आपके पेपर में खैर नहीं पूछा जाने वाला कि क्या बोलते हैं, इसका क्या फ़र्क है, बट आप लोगों के जनरल क्या परसेप्शन है उसके लिए आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अम, खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो कॉपर है उसके ओर्स क्या क्या हैं। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका ओर होता है वो होता है कॉपर सल्फाइड। ठीक है, तो कॉपर के जो ओर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कॉपर सल्फाइड हो जाता है। इसके अलावा क्यूपराइट हो जाता है, कॉपर सल्फाइड, क्यूपराइट। ठीक है, मैलेशाइट। ठीक, जैसे ना एक और चीज ध्यान रखना, जैसे पेपर में ना अक्सर कोरंडम, ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है। तो ये जो करंडम है ये क्या है? आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, कि ये जो करंडम है ये आपका एल्यूमिनियम का ओर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो देखो अलग अलग तरीके के जो ओर्स है ये आपसे पेपर में काफी बार पूछे जाएंगे। तो एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट जो ओर है ना वो बॉक्साइट है, लेकिन बॉक्साइट के अलावा अदर्स भी पूछे जाते हैं। कोरंडम हुआ, बॉक्साइट हुआ, ये आपका एल्यूमिनियम ओर्स हो जाते हैं। आयरन के ओर्स आप लोगों को पता ही होंगे, हेमेटाइट हो जाता है, हिम, हिमाटाइट,
मैग्नेटाइट, ठीक है। ये क्या है, ये आपके आयरन के ओर्स है, ठीक। इसके अलावा जिंक के ओर्स में क्या हो जाएगा, जिंक ओर्स के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलेगा वो कैलामाइन मिलता है, ठीक है। स्फेलराइट मिलता है, ओके। कैलेमाइन, स्फेलराइट, ठीक है। ये क्या है, आपके जिंक के ओर्स हो जाते हैं। तो खैर अभी यहाँ पे आपसे कार्नोटाइट पूछा है, तो कार्नोटाइट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ओके। इसके अलावा आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रूबी होता है, जो आपके पास सफायर होता है, इनके अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, तो इनके अंदर एल्यूमिनियम मेटल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। किसी सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल व्हाइट ब्लड सेल्स को नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे आपका कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या है, जहां पे एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जहां पे क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या एनर्जी प्रोडक्शन होता है, नहीं। दीज आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, जो क्या कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी करेंगे, इन्फेक्शन से बचाने का काम करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारा गेटकीपर है एक तरीके से सेल का, जो सेल के अंदर किस चीज को आने देना है, किस चीज को रोकना है, वो काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी यहीं पे प्रोड्यूस होती है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो इसी के माध्यम से होता है, क्योंकि इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स ये कौन हो जाते हैं आपके, ये आपके ऑक्सीजन कैरियर है, ठीक है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट कैरियर हो जाते हैं, इन्हीं के कारण रेस्पिरेशन हमारा पॉसिबल हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज है जो क्रूड ऑयल से नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस्फॉल्ट है, एंथ्रेसाइट है, ओके, गैसोलीन है, डीजल है। तो क्या इसमें जो एंथ्रासाइट है, अब देखो यहाँ पे बहुत इजी है। एस्फॉल्ट जो है या जो डामर है, ये हमारा पेट्रोलियम के क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से ये बनेगा, ठीक है। एंथ्रेसाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है। अब ये जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, क्या कोल आपका पेट्रोलियम से या क्रूड ऑयल से बन सकता है, नहीं। तो आंसर इसमें बी हो जाएगा। बाकी डीजल हुआ, गैसोलीन हुआ, ये क्या है आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल के आंशिक आसवन से बनते हैं, कच्चे तेल के आंशिक आसवन से, ठीक है। अच्छा, कोल के अदर, मैम अगर बेस्ट क्वालिटी है तो अदर टाइप्स कौन सी है, एक है बाइटुमिनस, एक है आपका लिग्नाइट, जिसको आप ब्राउन कोल भी कहते हो, ठीक है। और लास्ट हो जाता है पीट, जो कि पुअरेस्ट क्वालिटी है, पुअरेस्ट कोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच इज द नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। कहोगे मैम ये क्वेश्चन आप यहाँ क्यों ले आए। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन को लाने का मकसद ये है कि आप लोगों को साइंटिफिक नेम्स पता होने चाहिए। लायन, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हो जाता है, देखिए कि जो भी हमारा यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स हैं, उनको हम लोग क्या देखेंगे, उनको हमेशा आपका किस में लिखा जाता है, दो पर्टिकुलर वर्ड्स को कंबाइन करके लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें जीनस और स्पीशीज आ जाती है। जैसे लायन को देखते हैं तो लियो होता है लायन वैसे, लेकिन क्या, पेंथेरा लियो, ठीक है। टाइगर जो होगा वो होता है पेंथेरा टिग्रिस। अब ये पेंथेरा क्या है इनका, ये पेंथेरा इनका जीनस है, पहले जीनस आएगा और फिर स्पीशीज आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पहले जीनस और फिर स्पीशीज। अब इसके अंदर भी ये एल छोटा आएगा, टी छोटा आएगा, ठीक है। पहला लेटर सिर्फ और सिर्फ बड़ा होता है पूरे नाम में, और बाकी सभी लेटर्स छोटे होते हैं,
ठीक है। अच्छा, तो लायन और टाइगर का देखो, लायन का लियो, वो आपने अंग्रेजी में अपने राशियां देखी होंगी, तो जो लायन जिसको रिप्रेजेंट करता है वो लियो ही होता है ना, ठीक है। सिंह राशि एक्चुअल में लियो कहलाती है, ठीक है। और टाइगर से तो बनी रहा है टिग्रिस। ओके। अब अगली चीज आती है घोड़े। घोड़े को कैसे याद रखा जाए? घोड़े के लिए देखो, इक्कस। इक्कस क्या है? इक्कस इसका जीनस हो गया, ठीक है। गधा, घोड़ा, ये सभी एक ही जीनस के हैं, लेकिन इनकी स्पीशीज अलग है। जैसे हॉर्स जो है उसके अंदर दौड़ने का बहुत कैलिबर होता है, तो ये इक्कस कैलिबस हो जाता है, ठीक है। एलिफेंट की बात करते हैं, तो अब ये इसका नाम बड़ा इजी है, एलिफेंटस मैक्सिमस। बड़े साइज का होता है भाई एलिफेंट, तो इसलिए इसको एलिफेंटस मैक्सिमस करके आप आसानी से याद रख सकते हो। अब हमारा नेचुरल हेरिटेज एनिमल कौन हो जाएगा? नेचुरल हेरिटेज एनिमल हो जाता है एलिफेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, वो आपकी क्या कहलाती हैं? ठीक है, जो हमारे सरफेस ऑफ द लीव्स पे पाई जाती हैं टाइनी टाइनी से पोर्स। देखिए ये हमारे पास पत्ती है, पत्ती के ऊपर बहुत पतले पतले से पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिनके माध्यम से ये क्या करती है, जिसके माध्यम से ये अपना श्वसन की प्रक्रिया करती है। उनको नाभिक कहते हैं क्या? नहीं, वो तो सेल के अंदर मिलेगा। रंध्र कहते हैं क्या? तो यस, ये जो रंध्र होता है इसके आसपास गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। ये आपका स्टोमेटा है और इसके इर्द गिर्द ये क्या है? गार्ड सेल्स है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करेंगे तो ये आपका पावर हाउस ऑफ द सेल हो जाता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म आपका पर्टिकुलरली वो पार्ट है जहां पे आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो अच्छे से रहते हैं, ठीक है, वहां पे रहेंगे, ठीक। तो स्टोमेटा जो है यही आपका वो पार्ट है जिसपे जिसके माध्यम से रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता है आपकी लीव्स के अंदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, दैट इज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, चीफली इन द हार्ट और लंग्स। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीज होती है, जिसमें से कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमारे हार्ट और लंग्स की साउंड को सुनने के लिए यूज होती है? ठीक है जी, चलो। स्टेथोस्कोप है, पेरिस्कोप है, क्लेडियोस्कोप है या टेलीस्कोप है? अब देखिए, टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं? दूरदर्शी। भैया अगर आपको दूर की चीजें देखने, कोई प्लैनेट प्लैनेट देखना है, टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर लो। और ये जो आपका बहुरूप दर्शक है या क्लेडियोस्कोप है, इसके अंदर 3 प्लेन मिरर्स कैसे कनेक्टेड है? 60 डिग्री के एंगल पे कनेक्टेड होते हैं। पेरिस्कोप जो है यहाँ पे 2 प्लेन मिरर्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? आपस में 0 डिग्री के एंगल पे जुड़े हुए होते हैं, पैरेलल होते हैं बेसिकली। और स्टेथोस्कोप क्या है? हार्ट और लंग्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का उपयोग होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रोबोस्किस ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन इज प्रेजेंट इन फाइलम डैश। ये जो प्रोबोस्किस ग्लैंड है वो इनमें से कौन से फाइलम के अंदर पाया जाता है? ओके, क्या ये आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, पॉरीफेरा में मिलेगा, मोलस्का में मिलता है या हेमिकॉर्डेटा में मिलता है? तो यहाँ पे देखिएगा कि फाइलम हेमिकॉर्डेटास जो होते हैं उनके अंदर प्रोबोस्किस ग्लैंड पाया जाता है, जो कि इनका एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है, जो इनके अंदर से किसी भी विषाक्त पदार्थ को निकालने का काम करेगा, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको निकालने का काम इनका होता है, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है ना वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला है प्रोबोस्किस, ठीक है, जहां पे प्रोबोस्किस ग्लैंड मिलेगा। दूसरा होता है कॉलर और तीसरा हो जाता है ट्रंक। ओके, इन 3 पार्ट्स में यहाँ पे इनकी बॉडी डिवाइड होती है। और आप एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके हेमिकॉर्डेट्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रोबोस्किस ग्लैंड मिल रहा है, ये आपके मराइन होते हैं। मराइन का मतलब है पानी में पाए जाएंगे। दूसरा, ये आपका इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में, इनके पास क्या है ना कि जो इनका इनका नाम हेमिकॉर्डेटा क्यों है? तो इनका जो नाम हेमिकॉर्डेटा इस वजह से है क्योंकि इनके पास ना एक टाइम पे क्या था, एक टाइम पे इनके पास कॉर्डेट हुआ करता था या नोटोकॉर्ड होता था, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज क्या आ जाती है यहाँ से, एक और चीज कि हमारे पास जो हमारा फाइलम है, एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम,
एनिमल किंगडम हमारा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में बटा हुआ है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में बटा हुआ है। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है? कशेरुक, जिनके पास अपनी खुद की रीढ़ की हड्डी है। इनवर्टिब्रेट क्या है? अकशेरुक। अकशेरुक का मतलब क्या है? जिनके पास अपनी खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं है। अब ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनको हम किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं? पहला आ जाता है आपका पाइसिस, वैसे इसमें साइक्लोस्टोमेटा भी होता है, पहला साइक्लोस्टोमेटा हो जाता है, साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, फिर साइक्लोस्टोमाटा के बाद आपके पास आ जाते हैं आपके पाइसेस। ठीक है, ठीक है। पाइसेस जो होंगे ये आपके पास दो तरीके की होती हैं, एक होती है बोनी फिश और दूसरी होती है आपकी कार्टिलेजिनस फिश। बोनी फिश का मतलब क्या है? जिसके पास हड्डी होगी। और कार्टिलेजिनस फिश का मतलब क्या है? शार्क, जिसके पास हड्डी नहीं होती है, जिसके पास कार्टिलेजेस होती हैं। ठीक है, उपस्थि होती है। फिर थर्ड आ जाता है आपका इसके अंदर रेप्टा सॉरी एम्फीबियंस, उभयचर, जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं। फिर फोर्थ हो जाता है आपका एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद आ जाएंगे एव्स, एव्स जिनको बर्ड्स भी कहा जाता है। फिर सिक्स्थ आ जाता है आपका कौन सा? सिक्स्थ आ जाता है आपका बच्चे मैमल्स। ठीक है, जिनके पास शरीर पे बाल होंगे, जिनके पास स्तन ग्रंथि होती है। और इनमें से ये जो लास्ट के पांच है ना, यही एक्चुअल में इनवर्टिब्रेट्स काउंट करे जाते हैं। ये जो स्टाइक्लोस्टोमेटा है, इसको हम वर्टिब्रेट्स में कंप्लीटली इस वजह से काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके एक तो मराइन होते हैं और इनके अंदर ना वर्टिब्रेट्स वाले जो कंप्लीट फीचर्स होने चाहिए, वो इनके अंदर हमें एक लेवल पे हमेशा दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो आपके पेपर में जब पूछा जाएगा ना वर्टिब्रेट्स के टाइप से, तो यही पांचों में से क्वेश्चन आता है। साइक्लोस्टोमेटा का एक एग्जाम्पल है मिक्सिन, वो आपसे पेपर में पूछा जाता है, या हैगफिश आपको मिलेगा पेपर में। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका, और कार्टिलेजिनस फिश में आंसर याद रखना शार्क, मतलब ये ध्यान रखना शार्क। और बोनी फिश में आपके वेल्स सॉरी वेल्स बोल रही हूँ, ट्यूना मछली हो गई। ठीक है, ऐसी मछली जिनके अंदर हड्डी पाई जा रही है, वो सभी इसकी के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स जो है शुरुआत में पहले यही आए थे, ओके, उसके बाद आपके वर्टिब्रेट्स आए थे। तो अभी इसमें देखिए, ये जो आपका साइक्लोसोमेटा है ना, या चलो अभी उतना डिप्थ में नहीं जा रहे, बस ये अभी आप इतना ही ध्यान रखिएगा इसमें। तो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आपका सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? स्पंजेस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका सिलेंट्रेटा। ठीक है, जिसको आप निडारिया भी कहते हो। ठीक है, थर्ड हो जाता है आपका टेनोफोरा। फोर्थ हो जाएगा आपका फ्लैटवर्म, जिसको आप प्लेटी हेलमिंथिस कहते हो। फिफ्थ हो जाता है आपका राउंड वर्म, जिसको आप एस्क हेलमिंथिस या नेमाटोड्स कह देते हो। राउंड वर्म, एस्क हेलमिंथिस, हेलमिंथिस, या फिर हम इसको और क्या कह देंगे? नेमाटोड्स। ठीक है, फ्लैटवर्म, राउंड वर्म, उसके बाद फिर आ जाता है आपका एनेलिड्स, मोलस्क। ठीक है, फिर उसके बाद एनेलिड्स हो गया, मोलस्क हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका इकाइनोडर्मैट, इकाइनोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा ये रह गया था, आर्थ्रोपोडा। और लास्ट आ जाता है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपके स्पंजेस आए होंगे, फिर सिलेंट्रेटा या निडारिया आए होंगे। ठीक है, जेलीफिश निडारिया या सिलेंट्रेटा फैमिली से पाई जाएगी, जेलीफिश। ओके, स्टिनोफोरा हो जाते हैं, फिर फ्लैटवर्म्स आ जाते हैं। टिनोफोरास के अंदर आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लैटवर्म्स या प्लेटी हेलमिंथिस। राउंड वॉर्म जो हो जाएंगे, इसमें एल्सेमिंथिस हो जाएगा, नेमाटोड्स हो मतलब इसके अंदर आपका वो पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, ये सब हो जाता है। वो चेरिया बॉनक्राफ्टी, जिसके कारण हाथी पांव रोग होता है, वो एस्केलमिंथिस है। ठीक है, एनालिड्स जो हो जाएंगे, इसमें आपका अर्थ वॉर्म आ जाता है एनालिड्स में। ओके, मोलस्क जो होंगे उसके अंदर आपका पर्ल ऑयस्टर आ जाता है।
इकाइनोडर्मेट के अंदर आपकी स्टारफिश आ जाती है। ये मैं वो चीजें बता रही हूँ जो आप लोगों से कई बार मैचिंग में पूछ ली जाती है। मोलस्क में पर्ल ऑयस्टर, जिससे मोती निकलता है, मोती वाला सीप, एप्पल स्नेल, इसके अलावा ऑक्टोपस, स्क्विड, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, एनालिड्स के अंदर आप लोगों का क्या आ जाएगा, अर्थवॉर्म आ जाता है। ठीक जी, यहाँ ध्यान रखिएगा, अर्थवॉर्म आ जाता है, जोंक जिसे आप कहते हो वो इसके अंदर आ जाएगी। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जितने भी सारे कीड़े हैं, ऑल इंसेक्ट्स इसमें आ जाएंगे। और हेमिकॉर्डेट्स जो है, ये आपसे एग्जाम्पल पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बस हेमिकॉर्डेट्स जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनके नाम में बेशक कॉर्डेट आ रहा है, लेकिन इनका जो प्रेजेंट स्टेट होती है उसमें कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलो अभी आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच कॉजेटिव एजेंट कॉजेज द डिजीज ऑफ मलेरिया? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर पैरासाइट? तो मलेरिया जो होता है वो पैरासिटिक डिजीज है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोजोआ है। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम। पैरासाइट की बजाय एक बेटर वर्ड है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी कौन सा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है ना वो क्या करता है, वो मलेरिया करता है। इसका जो वेक्टर है वो है फीमेल एनेफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनेफिलस मॉस्किटो। और इसके लिए कल हमने बात करी थी सिंकोना की छाल की, तो यस वही यहाँ पे इस्तेमाल करी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिनाबार इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? जो सिनाबार है वो इनमें से कौन से मेटल्स का एक ओर है? ठीक है, तो सिनामार जो है दैट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, यानी कि ये सल्फाइड है मर्करी का। ठीक, तो अब इससे पता ही लग जाएगा क्या है, मरकरी का ये क्या हो जाता है आपका एक ओर है। ओके, दूसरी चीज, मरकरी पारा, मरकरी का यूज क्या है भाई? ये आपका थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता था, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता था उसके अंदर इस्तेमाल होता था। ठीक है, ये जो मरकरी होता है इसके ऊपर ये इसके अंदर जो होगा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इसका वो है कि हम इसको एरोप्लेन्स में नहीं लेके जा सकते, या थर्मामीटर्स को हम नहीं लेके जाते थे एरोप्लेन्स में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है भैया कि जब हम एरोप्लेन में लेके जाओगे, थर्मामीटर टूट गया, मरकरी पड़ा एल्यूमिनियम के ऊपर, वो उसके साथ रिएक्ट करके, ध्यान रखना, मरकरी प्लस एनी मेटल, वहां से क्या बनेगा? वहां से आपका बन जाता है अमलगम, मेटल अमलगम बन जाता है। मरकरी जब गोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा, गोल्ड अमलगम बन जाएगा। मरकरी जब रिएक्ट करेगा सिल्वर के साथ, सिल्वर अमलगम बन जाएगा। गोल्ड अमलगम के पहले फिलिंग हुआ करती थी इंसान के दांतों के अंदर। ठीक है, दांतों की जो वो कहते थे ना दांतों में सोना लगा हुआ है, तो एक्चुअल में वो अमलगम लगाया जाता था। आजकल तो एक्रेलाइट का इस्तेमाल होता है, बट पहले अमलगम इस्तेमाल होते थे। लेकिन ध्यान रखना, मरकरी डज नॉट रिएक्ट विद फेरस, ये पेपर में पूछा जाता है, ये फेरस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ र्यूमिनेंट एनिमल? इनमें से कौन सा एक र्यूमिनेंट एनिमल है? र्यूमिनेंट एनिमल मतलब जुगाली जो करता है। ओके, घोड़ा है, गधा है, हेन है या काऊ है? तो बहुत इजी सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जो डी मतलब जो काऊ है ना वो जुगाली करती है। ओके, यहाँ पे ये क्या करेगी, ये सारा खाना एक बार में खा लेती है, फिर वो जो है ना वापस से कडलिंग करते हुए अपना खाना वापस लेके आती है मुंह में, और उसको फिर जुगाली करती है उसकी। ओके, गाय के पास जो पेट होता है ना उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इस प्रोसेस को कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आइडेंटिफाई द अलॉय अमंग विच among the following of which lead is a component? बताइए इनमें से किसके अंदर लेड पाया जाता है? क्या एल्निको में पाया जाएगा? नहीं, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, सोल्डर में आपको 50% लेड मिलता है और 50% टिल मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यस, सोल्डर बिकम्स द करेक्ट आंसर। सोल्डर टांका बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और ये जो आपका टांका है, ठीक है, ये टांका आपका कहाँ इस्तेमाल होगा? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका टांका है किसी भी चीज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोल्डर। निकल क्या है? तो भैया निकल तो खुद में ही एक मेटल हो जाता है, तो ये काहे काय बात का आपका एलॉय होगा। लास्ट आ जाता है आपका कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन जो है ना ये कॉपर और निकल का एलॉय है, मतलब इसमें क्या है, कॉपर और निकल
एक साथ मिले हुए हैं, Cu प्लस Ni। ठीक है, ये आपके आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। बताइए इनमें से कौन सा एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट का इस्तेमाल होता है, सोडियम पैलामाइड का इस्तेमाल होता है, ड्राई प्रॉप ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सोडियम पैल्मिटेट का इस्तेमाल होता है, या ड्राई प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होता है, या सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। तो आप आंसर क्या कर दोगे कि मैडम इनमें से अगर हम देखेंगे हमें किस चीज़ का उपयोग होता हुआ दिखाई देता है, हम लोगों को नमक का उपयोग होता हुआ दिखाई देता है एक परिरक्षक के रूप में। हम लोगों ने अक्सर किस चीज़ को देखा है, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब भी अचार बनाए जाते हैं तो उसमें नमक का भरपूर तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो नमक है ना वो क्या है, वो आपका प्रिजर्वेटिव है। शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव है, ऑयल भी प्रिजर्वेटिव होता है, विनेगर भी प्रिजर्वेटिव होता है। इसके अलावा आपका बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट हो जाता है, स्कॉर्बिक सॉरी सॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और इसके अलावा सॉर्बिक एसिड से ही फिर सोडियम नहीं पोटेशियम सॉर्बेट भी बन जाएगा, पर आप सॉर्बिक एसिड याद रखिएगा, सॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये पेपर में आजकल नया पूछा जा सकता है, सॉर्बिक एसिड पेपर में नया पूछा जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये, तो इस वजह से ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है आप लोगों के लिए। among sorry in animal cells which of the following are the cells garbage disposal। बताइए कोशिका का कचरा निपटान केंद्र कौन सा है, वैक्यूल्स है, वेसिकल्स है, लाइजोसोम्स है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। तो आप क्या कह दोगे कि मैडम जब भी हमें एनिमल सेल्स की बात करनी होगी तो वैक्यूल्स जो हैं ये हमारे गार्बेज डिस्पोजल का काम करते हैं क्या, नहीं। यहाँ ये आपका स्टोर रूम की तरह काम जरूर करते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे वैक्यूल्स हर एक के अंदर एग्जैक्टली सेम साइज में नहीं मिलेंगे। ओके, यहाँ पे आ जाता है फिर वेसिकल्स। क्या वेसिकल्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वेसिकल्स के अंदर आपका होगा क्या, गार्बेज डिस्पोजल, नहीं। फिर लाइजोसोम्स जो होते हैं ना वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका गार्बेज डिस्पोजल यूनिट होते हैं। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल है, सेल के अंदर कुछ भी खतरनाक चीज आ जाती है उसको निपट लेता है ये लेके। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इनके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जितना भी आपका यहाँ पे विषाक्त पदार्थ होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसको लगता है कि सेल के लिए खतरा है उसको वो पानी बना देते हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका यहाँ पे एक तरीके से हाइव ऑफ द सेल का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कौन से हाउस होल्ड आइटम के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, टूथपेस्ट है, विनेगर है, बैटरी है, या बटर है। तो भैया देखो टूथपेस्ट जो है वो एक बेसिक पदार्थ होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बैटरी के अंदर आपका सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, बटर के अंदर आपका ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज। 5 से 8% जो आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पानी के अंदर। ठीक जी, चलिए विनेगर है, लाइम है, अल्कोहल है, क्विक लाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है विनेगर इसको कहा जाता है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ 5 से 8% वाली बात। ओके, अल्कोहल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो C2H5OH हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट आ जाता है क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला क्विकली बोल सकते हो CaO, दिस इज क्विक लाइम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए आ जाता है कि बेरियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन सिग्नल फ्लेयर्स एंड फायरवर्क्स दैट बर्न्स इन ब्राइट व्हाट कलर। बताइए कि अगर आपको वो जो कलर्स लेके आने हैं अपने फायरवर्क्स में, ठीक है, तो अगर आपने उसमें बेरियम डाला, ठीक है, अगर आपने उसमें बेरियम डाला तो बेरियम के कारण उसमें से कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर आप कभी भी किसी भी चीज में बेरियम डाल रहे हो ना तो वहां से आपको हमेशा ग्रीन कलर मिलेगा। ठीक है, बेरियम ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ग्रीन कलर। अच्छा, ऑरेंज कलर चाहिए तो क्या मिला दो उसमें, कॉपर मिला दो। ठीक है, ब्लू कलर सॉरी ऑरेंज का कैल्शियम हो जाएगा,
ऑरेंज कलर चाहिए कैल्शियम मिला दो, ब्लू कलर चाहिए कॉपर मिला दो, ठीक है, वैसे भी कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है तो उससे आपको ध्यान रहेगा। येलो कलर आपको अगर चाहिए सोडियम मिला दीजिए, अगर आपको रेड कलर चाहिए स्ट्रोंशियम मिला दीजिए, ठीक है, अगर आपको रेड कलर चाहिए क्या मिलाना पड़ेगा, स्ट्रोंशियम। अगर आपको व्हाइट कलर चाहिए, ठीक है, तो व्हाइट कलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम मिलाना पड़ेगा, व्हाइट के लिए मैग्नीशियम Mg, स्ट्रोंशियम का अलग लिख दिया क्योंकि शायद आपको ये SR पता ना हो। ओके, तो व्हाइट कलर के लिए मैग्नीशियम को मिलाया जाता है, ठीक। अगर आप फिर इन्हीं को अगर कॉम्बिनेशन कर लो, जैसे मान लो आपको वॉयलेट कलर चाहिए, तो वॉयलेट कलर कैसे बनेगा, वॉयलेट कलर के लिए आपको कॉपर और स्ट्रोंशियम को आपस में मिला देना होगा, मतलब ये ब्लू और रेड को आपस में मिला दोगे तो उसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, पर्पल सा कलर मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, लेकिन पेपर में आपके बेसिक 4-5 कलर्स ही पूछे जाते हैं, व्हाइट हुआ, येलो हुआ, ग्रीन हुआ, रेड हुआ, ऑरेंज हुआ, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, बाकी कॉम्बिनेशंस नॉर्मली पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर्स, आपके पेट में जो छाले हो जाते हैं, आमाशय में जो छाले हो जाते हैं, वो इनमें से किसके कारण होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कैम कैम्पाइलोबैक्टर के कारण, बैसिलस सेरेस के कारण, या यूशेरिया कोलाई के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण आपके पेट के अंदर पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है, पेट के छाले हो जाते हैं। आपके जो पेट के छाले हैं, पेप्टिक अल्सर्स हैं, ये हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण भी होते हैं, कि आपके शरीर के अंदर क्या हुआ, HCl की मात्रा अधिक हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेप्टिक अल्सर्स होने लग गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो इनमें से किसके कारण है, मेरिस्टेमेटिक, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेन्काइमा या कोलेनकाइमा। तो देखिए इनमें से जो पेरेन्काइमा है ना, ये आपका स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है, फिर कोलेनकाइमा जो होता है ना, यही आपका क्या करता है, यही आपका फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्क्लेरेंकाइमा आपका टफनेस देता है, ठीक है, क्या देता है, टफनेस देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए विच मेटल डिड हड़प्पन्स गेट फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान, क्या लेते थे भैया, ये कॉपर लिया करते थे। ओके, तो कॉपर जो मेटल है वो राजस्थान में पाया जाता था। आयरन कभी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हड़प्पन्स के पास आयरन की जानकारी नहीं थी, ठीक जी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कहता है आप लोगों से कि which organism among the following breaks down the food material outside the body and then absorb it, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो क्या करता है, जो बेसिकली खाने को शरीर से बाहर तोड़ता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें, हम अपना खाना कैसे खाते हैं, हम लोगों ने खाना खाया और उस खाने को क्या करा, उस खाने को हम लोगों ने शरीर के अंदर ले लिया, फिर सेल के बाहर ही सारा खाना टूटता है, पेट के अंदर पच रहा है, लेकिन क्या वो हमारे सेल के अंदर जाके खाना टूट रहा है, नहीं। खाना जो है ना वो हमेशा कहाँ टूटता है, हमारा सेल के बाहर टूट रहा है, पेट के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है जहां पे वो खाना टूट रहा है। ऐसा ही इनमें से कौन सा एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, जो खाने को इसी तरीके से तोड़ता है। तो देखिए जो भी आपके यूनिसेल्युलर जीव होंगे वो कभी भी आपका ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक जी। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर आप टिक्स की बात करते हो, चीचड़ी होती है ये, लीच की बात करोगे, जोंक, ठीक है, और यीस्ट की बात करोगे या लाइस की बात करोगे, इनमें से यीस्ट जो है ना वो आपका क्या करता है, जो खमीर हो जाएगा वो आपका क्या करेगा, वो आपका शरीर से बाहर खाने को तोड़ता है और फिर उसको अवशोषित करता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरा कि ये जो प्रोसेस है कि खाने को बाहर तोड़ देना, वो काम किसका रहता है, वो काम सिर्फ कवक कर पाती है। अब अगर हम बात करें कि मैम जैसे जू हो गई, जोंक हो गई, ठीक है, लीच हो गई, ये सब भी तो शरीर के अंदर खाना लेके जा रही है और सेल से बाहर तोड़ रही है, लेकिन यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसने आउटसाइड द बॉडी पूछा है। अगर वो आउटसाइड द सेल पूछता तब ये सभी आंसर हो सकते थे, लेकिन इसने आउटसाइड द बॉडी पूछा है कि शरीर से बाहर ही खाने को तोड़ लिया, एब्जॉर्ब करने लायक बना लिया, तो ये काम यीस्ट या फंगस करता है। जो भी फंगस होंगे ना वही इस काम को कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आज के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भाई वो अच्छे
क्वेश्चन देते हैं आपके पेपर पे। नेक्स्ट, एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। बताइए भैया, जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो स्वपोषी जीव होते हैं, वो अपने ऊर्जा और कार्बन की आवश्यकता किस प्रकार पूर्ण करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रोग्नोसिस, ग्लाइकोलिसिस या लिसिस? तो आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ। हार्मोन है, एंजाइम है, फंजाई है या बैक्टीरिया है? तो हमारा जितना भी सारा ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो हम एंजाइम्स के माध्यम से तोड़ देते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से तोड़ देते हैं? एंजाइम्स के माध्यम से तोड़ के और उसको फिर हम अपने शरीर में खाने लायक बना लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज का जो एयर ट्यूब्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गिल्स है, डायफ्राम है, ट्रैकिए है या स्पिरिकल्स हो जाते हैं? तो देखिए, जो जैसे हमारे पास नुथने होते हैं ना, ऐसे ही इनके पास स्पिरेकल्स होते हैं, जिनके माध्यम से ये क्या करते हैं? जिनके माध्यम से सांस लेते हैं। ओके, जस्ट लाइक नॉस्ट्रल्स। लेकिन आपसे क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है? नहीं। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि वायु नलिकाओं का नेटवर्क। तो नलिकाओं का नेटवर्क एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए वो इनके पास ट्रैकिया होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हमारे फेफड़ों से पहले आपके ब्रोंकाई होते हैं ना, ऐसे, और फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ऐसे ये इनके ट्रैकिए होते हैं जिनकी मदद से क्या करते हैं? अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो लिंगुअल लाइपेज है, वो आपका फैट तोड़ने में मदद करता है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? अब देखो, लिंगुआ शब्द जो है वो जीभ को रिप्रेजेंट करता है, लाइपा शब्द फैट को रिप्रेजेंट करता है, तो लिंगुअल लाइपेज क्या हो जाएगा? फैट को तोड़ने वाला आपका एंजाइम हो जाता है। और ये जो आपका लिंगुअल लाइपेज है वो आपका क्या है? वो आपका सलाइवा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, माउथ के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, और डिस्टेंस उसका और मिरर के बीच का 5 मीटर है। ये मंजुला खड़ी है, ठीक है, 5 मीटर दूर मिरर से। ओके, अब इसकी इमेज कहाँ बनी होगी? 5 मीटर दूर बनी होगी। अब वो क्या करती है? वो 5 की जगह मंजुला यहाँ 4 मीटर पे आ गई, 4 मीटर पे आ गई। ठीक है, तो अब बताइए उसके और मंजुला की इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? तो 1 मीटर है, 4 मीटर है, 8 मीटर है या 10 मीटर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जी, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगले किसी और सेशन में। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके सक्सेस का सेशन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका मेंस के एग्जाम्स के सेशंस होंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी कि जो आपका मेंस का एग्जाम होगा और उसके सेशंस आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपका जो अगला मेंस का जो सेशन रहेगा वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे। अभी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कल का एग्जाम। ठीक है, और अच्छे से एग्जाम देना, बिंदास होके देना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, आपने जो चीज़ पढ़ी है वो गलत नहीं करनी बस। ठीक है, चलिए फिर, टेक केयर एंड all the very best for your exam.